एक ऐसी दुनिया में जो तेजी से बढ़ रही है, जहां अस्थिरता ही जैसे एक नया नियम बन गया है, दो वैश्विक शक्तियां एक साथ आ रही हैं। आज हम बात कर रहे हैं भारत और यूरोपीय संघ के सामरिक गठबंधन की, एक ऐसी साझेदारी जो वैश्विक व्यवस्था को फिर से परिभाषित करने की क्षमता रखती है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन ने इसे सभी सौदों की जननी कहा है। सोचिए, ये कोई छोटा मोटा बयान नहीं है, ये उस ऐतिहासिक व्यापार समझौते के विशाल पैमाने और उसके महत्व को दिखाता है जो भारत और यूरोपीय संघ के बीच लगभग तय हो चुका है। लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ व्यापारिक हितों का नहीं रह गया है, ये एक रणनीतिक जरूरत, एक स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी बन चुका है। और यही हमारे आज के विश्लेषण का हृदय है कि कैसे दुनिया की उथल-पुथल ने इस साझेदारी के मकसद को ही पूरी तरह से बदल दिया है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि कैसे ये साझेदारी एक एंकर इन केओस यानी अराजकता में एक लंगर का काम कर रही है। एक ऐसी दुनिया में जहां भरोसेमंद सहयोगियों की सख्त जरूरत है, ये गठबंधन एक स्थिर शक्ति के रूप में कैसे उभर रहा है। अगर हम इस रिश्ते के सफर को देखें तो इसका शिखर होगा 26 जनवरी 2026, जब यूरोपीय संघ के शीर्ष नेता भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे। समझिए, ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक इशारा नहीं होगा, ये एक बहुत बड़ा, एक निर्णायक मोड़ है। और ये जो सम्मान दिया जा रहा है, इसका सीधा कनेक्शन आज की दुनिया की हकीकत से है। मध्य पूर्व और यूक्रेन जैसे इलाकों में जो संघर्ष चल रहा है, उसने ये साफ कर दिया है कि स्थिरता के लिए एक दूसरे के साथ जुड़ना कितना जरूरी है। एक बटी हुई दुनिया में ये दो वैश्विक ताकतें अपने भविष्य को एक साथ साध रही हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इसके सबसे बड़े इंजन की, यानी इसके आर्थिक स्तंभ की, जिसे सभी सौदों की जननी कहा जा रहा है। और इसके केंद्र में है मुक्त व्यापार समझौता यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। जरा इस साझेदारी का आर्थिक पैमाना देखिए। ये दोनों मिलकर ग्लोबल जीडीपी का 25% हिस्सा बनाते हैं, यानी दुनिया की 1/4 अर्थव्यवस्था। ये एक जबरदस्त आर्थिक ताकत है। अभी की बात करें तो दोनों के बीच $135 बिलियन का व्यापार होता है, और ये नया समझौता ये इस आंकड़े को कई गुना ऊपर ले जाने वाला है, जिससे दोनों अर्थव्यवस्थाओं को एक नई रफ्तार मिलेगी। इसे एक सीधे से उदाहरण से समझते हैं। अभी भारतीय टेक्सटाइल्स पर ईयू में 12 से 16% तक का टैरिफ लगता है। एफटीए के बाद सीधा 0। ये भारतीय निर्यातकों के लिए गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि मुकाबला अब बराबरी का होगा। तो सवाल ये उठता है कि इसका असल में फायदा क्या होगा। देखिए, टेक्सटाइल्स, फार्मा, केमिकल्स और आईटी जैसे बड़े सेक्टर्स को सीधे सीधे यूरोप का बाजार मिलेगा, जिसका मतलब है ज्यादा नौकरियां और तेज ग्रोथ। ये सिर्फ कागजों पर एक डील नहीं है, इसका असर जमीन पर दिखेगा। तो साफ है, ये सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक टूल है, एक रणनीतिक हथियार, अपनी अर्थव्यवस्थाओं को बचाने का, अपनी सप्लाई चेन्स को डाइवर्सिफाई करने का, ताकि किसी एक देश पर निर्भरता कम हो सके। अब अर्थव्यवस्था से आगे बढ़कर एक और बहुत ही अहम पहलू पर आते हैं, क्लाइमेट रेगुलेशन। यहाँ एक चैलेंज है जिसका नाम है सीबैम, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये गठबंधन इस चुनौती को भी इनोवेशन के मौके में बदल रहा है। तो ये सीबैम है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये ईयू का एक ग्रीन टैक्स है, जो स्टील और एल्यूमिनियम जैसे उन प्रोडक्ट्स पर लगेगा जिनके बनने में ज्यादा कार्बन उत्सर्जन होता है। ये असल में ये पक्का करने का एक तरीका है कि जो भी सामान ईयू में आए वो उनके क्लाइमेट स्टैंडर्ड्स को पूरा करे। तो एक तरफ है चैलेंज कि भारतीय स्टील पर 20 से 35% तक का टैक्स लग सकता है, और दूसरी तरफ है इस पार्टनरशिप का सल्यूशन, मिलकर ग्रीन टेक्नोलॉजी पे काम करना और भारत के अपने कार्बन क्रेडिट सिस्टम को मान्यता देना। और इस समाधान का रास्ता भी बिल्कुल साफ है, 3 स्टेप्स में। पहला, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। यूरोप से इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस जैसी तकनीक भारत आएगी। दूसरा, कार्बन क्रेडिट की बराबरी, यानी भारत के सिस्टम को ईयू मान्यता देगा। और तीसरा, भारतीय स्टील मेकर्स को ईयू के स्टील स्क्रैप तक आसान पहुंच मिलेगी। चलिए अब इकोनॉमी और क्लाइमेट से आगे बढ़कर बात करते हैं रक्षा और सुरक्षा की। ये वो स्तंभ है जो दिखाता है कि ये रिश्ता कितनी गहराई तक जा रहा है, और इसका असल मकसद है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वायत्ता हासिल करना। देखिए, डिफेंस के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा, एक बुनियादी बदलाव आ रहा है।
अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार और बेचने वाले का नहीं रहा, ये अब एक डीप इंडस्ट्रियल और ऑपरेशनल पार्टनरशिप बन रहा है, जहां दोनों साथ मिलकर टेक्नोलॉजी बनाएंगे और ऑपरेशंस करेंगे। और ये सहयोग कहाँ-कहाँ हो रहा है? इंडो पैसिफिक में समुद्री सुरक्षा से लेकर साइबर डिफेंस तक, और तो और साथ मिलकर डिफेंस इक्विपमेंट बनाने तक। ये सहयोग कितना व्यापक और गहरा है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। और इन सबका जो सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल लक्ष्य है, वो है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हासिल करना। मतलब एक ऐसी दुनिया में जहां अमेरिका, चीन और रूस के बीच खींचतान चल रही है, वहां भारत और ईयू दोनों अपने फैसले आज़ादी से ले सकें, बिना किसी के दबाव में आएं और दुनिया में एक स्थिर शक्ति के तौर पर काम कर सकें। तो अब आते हैं इस पूरी तस्वीर के सार पर। ये सारे हिस्से मिलकर कैसे एक नई वैश्विक व्यवस्था की नींव रख रहे हैं, ये इस साझेदारी का सबसे बड़ा आयाम है। तो कुल मिलाकर ये गठबंधन 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ा है। पहला, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन यानी आर्थिक एकीकरण। दूसरा, डिफेंस इंटरऑपरेबिलिटी यानी रक्षा में तालमेल। और तीसरा, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन यानी तकनीकी नवाचार। और ये समझना जरूरी है कि ये सब अलग अलग नहीं हैं। व्यापार, सुरक्षा, क्लाइमेट, टेक्नोलॉजी, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये मिलकर एक ऐसी साझेदारी बनाते हैं जो अपने अलग अलग हिस्सों के जोड़ से कहीं ज़्यादा मजबूत है। ये एक पूरी तरह से इंटीग्रेटेड अलायंस है। और यही इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा निष्कर्ष है कि भारत और ईयू मिलकर इस मल्टीपोलर दुनिया में एक नया, एक स्थिर तीसरा ध्रुव बना रहे हैं। एक ऐसा ध्रुव जो दुनिया में संतुलन लाएगा और वैश्विक राजनीति को आकार देगा। तो आखिर में एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं, इस बिखरी हुई दुनिया के दौर में क्या यही वो पार्टनरशिप है जो आने वाले समय में ग्लोबल ऑर्डर को एक नई दिशा देगी? इस पर सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके जो रणनीतिक मायने हैं वो बहुत गहरे और दूरगामी हैं।